गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपकी इंग्लिश यूज कर दूंगा जिसको अगर किसी को अनकंफर्ट फील हो तो एनीवे मैं काफ़ी डिटेल आप लोगों को बताया जा चुका है। मैं बेसिक यूपीएससी क्या सोचता है जो मैंने रियलाइज किया है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के दौरान, और उसके बाद सिविल सर्विस प्रिपरेशन के बाद करीब 10 साल का करियर मैं सर्विस में रह चुका हूँ। यूपीएससी वगैरह से भी जो क्लोजनेस रही है, जैसे भी रहा है, उसके थ्रू जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जितने बैचमेट्स से मिला है, जिनसे इंटरेक्ट किया है, उसके बेसिस पे जो भी मेरे लर्निंग्स हैं, जो भी सोच है, जो भी थॉट है, यूपीएससी क्या सोचती है, उस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे तो आप लोगों के लिए शायद अच्छा रहेगा। और दूसरा 2-4 चीज़ें प्रैक्टिकल में बताना चाहूँगा जिसके कारण कैंडिडेट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो अननेसेसरी कई बार हवा क्रिएट किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे एक जो वार सा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो खैर मैं 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेंस में फिलॉसफी मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इसमें कोई फिलॉसफी से होगा तो आपको पता होगा कि एक पार्ट इसका होता है रिलीजन फिलॉसफी, है ना, या रिलीजियस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, रिलीजन फिलॉसफी होता है एक। तो जब मैं सक्सेस हो गया, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में ऐसे ही इंटरेक्शन कर रहा था बच्चों से। बहुत लंबी चौड़ी भीड़ थी, 700-800 बच्चे थे। तो मैंने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था और एक जो घटना हुई थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है, एक्चुअली जब हम लोग तैयारी करते हैं तो एकदम रूटीन चीज़ों में पढ़ जाते हैं और जो भी बुक मिलता है एक ही 2 चीज़ों को वही पढ़ते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, उस दायरे से कभी भी बाहर निकल नहीं पाते हैं और वही सोच देते हैं कि यही बुक पढ़ना है, इसी को सब के सब वही करते रहते हैं। कुछ भी अलग करने की हम लोग कोशिश जनरली नहीं करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल गुड बुक्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कई सारे बुक होते हैं जिसको कई बार हम लोग अडॉप्ट करें तो एकदम से हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, मार्क्स भी चेंज हो जाता है। यूपीएससी में मैंने ये रियलाइज किया है। तो ऐसे ही रिलीजन फिलॉसफी का एक पोर्शन है। तो रिलीजन फिलॉसफी में एक बुक थी डेविड किंसले की, अल्टीमेट बुक, डेविड किंसले अल्टीमेट बुक। मतलब इसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप अलग ही आंसर लिखोगे। इसको 2-3 बार अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके आंसर में 70-80% का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह का बुक था, बट किसी को पता नहीं होता है। तो उस क्लास में 700-800 बच्चों के बीच में करीब 200 बच्चे फिलॉसफी से थे। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि कितने लोगों ने रिलीजन फिलॉसफी में डेविड किंसले की बुक पढ़ी है। कई सारे लोग ऐसे से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे भी चुके थे, कोई लास्ट अटेम्प्ट में था, इस तरह के लोग थे। बट मुझे वहाँ पे केवल 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि डेविड किंसले की बुक हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, केवल 3 लोगों ने। तो ये यूपीएससी का सिनारियो कई बार देखने को मिलता है। बट मैं इस घटना से एक चीज मैं बताना चाहूंगा। उन 3 लोगों को मैंने सामने बुलाया और उनको मैंने एक सवाल पूछा फिर कि दुनिया में डेविड किंसले की बुक है कहाँ है, बताओ मुझे पहले। ठीक है, तो गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी वॉइस वर्सा बात कर रहा था, रिवर्स डायरेक्शन में बात कर रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि कोई अलग बुक होगा, कोई मिथोलॉजी होगी, कोई ऊपर से गिरेगा बुक, उसको पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे तब नंबर आएगा। इस तरह के जो हमारे ख्यालात होते हैं, जो मैं अभी जिस तरह की बात कर रहा था वो मैं रिवर्स डायरेक्शन में बात कर रहा था। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही रूटीन चीजें हैं, एक रूटीन एग्जाम है और रूटीन तरीके से आपको देना है। रूटीन बुक्स हैं, 99% लोग वही किताबें पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक टॉप करता है, उन्हीं में से एक 400 रैंक लाता है, एक उसी में से इंटरव्यू देता है, एक उसी में से प्री भी सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको सबसे पहले रियलाइज करना पड़ेगा, केवल जानना नहीं है आपको, उसको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा कि कोई ऐसे डेविड किंसले बुक नहीं है दुनिया में। ठीक है ना, तो बी वेरी क्लियर, पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम माई साइड, है ना। टेक इट वेरी इजी, बहुत ही इजी तरीके से आप लो, तब आप अच्छे से कर पाओगे।
हम लोग इतने सारे, अभी आप लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, इतने सारे लोग, आप लोगों ने इतने सारे एग्जाम दे चुके होंगे, सबके सब लोगों ने। कोई 10th का दिया हो, सबने 10th का दिया होगा। कोई डिप्टी सीएम तो यहाँ नहीं है ना, तो सबने 10th का दिया होगा, सबने 12th का दिया होगा, है ना सबने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया होगा, सब कुछ किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम देना कैसे है, और आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत मेरिटोरियस रहे होंगे, बड़े बड़े एग्जाम IIT JEE एम्स सब क्रैक करके भी आए होंगे, ऐसे लोग भी आप लोगों के बीच में से होंगे। तो हमको लगता है यूपीएससी में हम जैसे जाते हैं तो लगता है कि कुछ अलग तरह का एग्जाम है, कुछ एकदम एक्सेप्शनल एग्जाम है, और इसमें पता नहीं क्या करना है। हम लोग एकदम से नॉर्मल लेने लगते हैं, और वहीं से मुझे लगता है सारा प्रॉब्लम शुरू होता है, सारे प्रॉब्लम की जड़ वहीं पे है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस एग्जाम को इजी लीजिए। किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, किसी भी जीवन में कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को समझें। बहुत ही स्पष्ट चीज़ है कि आप अपने आप को समझें। अपने आप को आप ही जान सकते हैं, आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता। लोग बोलते हैं कि क्या ऑप्शनल लूँ सर, है ना, जीएस में मेरा हिस्ट्री ठीक नहीं है, क्या करूँ। ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर है। ये आत्मज्ञान वाला है, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट, ठीक है। सुकरात ने भी एक लाइन कहा है, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, स्वयं को जानो। तो इस एग्जाम के लिए मेरा यही कहना है कि आप खुद को पहचानिए, खुद को जानिए। हर बच्चे का कुछ पॉजिटिव साइड होता है, कुछ नेगेटिव साइड होता है। हर एस्पिरेंट का आपके कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड है। जो भी आपके पॉजिटिव साइड है उसको और इन्हांस करें, उसको और बढ़ाएं। जो नेगेटिव साइड है उसको जैसे जैसे करके एलिमिनेट करने की या कम करने की कोशिश करें। अगर नेगेटिव चीज़ों को आप नहीं कम कर पा रहे हैं तो एग्जाम में प्लान करें कि आप कैसे उसको छुपा के बाहर निकल पाओगे, ठीक है। हर एक में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल याद करके चलो, मान के चलो। कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो यूपीएससी टॉप कर रहा होगा, चाहे कुछ भी कर रहा होगा, कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, सबके अपने अपने माइनस पॉइंट है, सबके अपने अपने प्लस पॉइंट है। आप उसी पिच पे खेलो, अपनी पिच पे खेलो, ये चीज सबसे जरूरी चीज है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को। एक नाम है KN झा। झारखंड से कोई है क्या? झारखंड से कोई नहीं है, ठीक है। एनीवे, KN झा, ही इज झारखंड कैडर IAS ऑफिसर फ्रॉम माय बैच, 2005 बैच से है, मेरा बैचमेट है KN झा। इस KN झा का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ये 10+2 तक मैथ्स से पढ़ाई किया, 10+2 तक मैथ्स से पढ़ाई किया। उसके बाद ये मतलब मैथ्स से पढ़ने के बाद जैसे 10+2 कर रहा था, उनके यहाँ काफ़ी ट्रेजिडी हो गई और काफ़ी तरह की समस्याओं में वो घिर गए, और उसके कारण वो बाहर जा पाने की स्थिति में नहीं थे, कहीं भी मतलब पढ़ाई कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। इस वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन किया पत्राचार से, कॉरेस्पोंडेंट कोर्स की तरह इकोनॉमिक्स से, पत्राचार से उसने BA किया, ग्रेजुएशन में BA किया। अब BA करने के बाद उसकी फैमिली सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो गई उन 2-3 सालों में, तो ये फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा। तो सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए वो पहले सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स से तैयारी करूं, उसको अच्छा नहीं लगा। फिर उसने प्लान चेंज किया अपना, और उसने मैथ्स और फिजिक्स लिया यूपीएससी में मैथ्स और फिजिक्स लिया। और ये मैं बताना चाहूँगा कि उस समय 2000 से 2005 का जो दौर था, ये साइंस सब्जेक्ट्स के लिए बड़ा ही सुसाइडिंग दौर था। लोग बोलते थे कि मैं मैथ्स और इलेक्ट्रिकल से दे रहा हूँ, तो कई लोग कमेंट कर देते थे यार सुसाइड करने के और भी कई तरीके हैं, यही नहीं है, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा टाइम चल रहा था इन बिटवीन 2000 से 2002-3 तक स्पेशली, ठीक है। तो तब भी उसने फिर सोचा कि BA करने के बाद उसने सोचा कि यार मैं मैथ्स और फिजिक्स लेता हूँ, मेरे को यही जमेगा, मेरे अंदर यही चीज़ है, ठीक है। अपने अंदर को पहचानने की उसने कोशिश की, और मैथ्स फिजिक्स लेकर उन्होंने एग्जाम दिया BA करने के बाद। और मैं बताना चाहूँगा कि 2004 एग्जाम में KN झा ऑल इंडिया मैथ्स का टॉपर था। एंड आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, BA करने के बाद यूपीएससी में मैथ्स का ऑल इंडिया टॉपर था। वन ऑफ द बेस्ट मार्क था ही, 1-2 लोग शायद रहे होंगे, आई डोंट नो, बट ही स्कोर्ड समथिंग अराउंड 400 अराउंड, ठीक है। तो वो टॉप कर गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। शायद वो इकोनॉमिक्स लेके कंटिन्यू किया होता, लिटरेचर, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी लेकर आगे बढ़ा होता, तो शायद कृपानंद झा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता। उसने अपने आप को पहचाना, तब भी उतने नेगेटिव दौर में उसने मतलब इतना अच्छा स्कोर किया।
उसी समय का दौर था जब मिस्टर अमित कटारिया, जब लोगों के फिजिक्स में 250 240 से ऊपर नहीं आ पाते थे, उसी समय में 2004 बैच 2003 एग्जाम में मिस्टर अमित कटारिया, ही इज माई कार्डरमेट, मेरे एक साल सीनियर हैं, ही स्कोर्ड 407 इन फिजिक्स। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई लिटरेचर में मिलेगा जो 400 स्कोर कर रहा है, कोई मैथ्स में मिलेगा जो 400 स्कोर कर रहा है। ये सब केवल और केवल आपको अपने आप को पहचानने से होगा। आप अपने आप के लिए सही चीजों को पहचानिए और आप अपनी स्ट्रेटजी खुद प्रिपेयर करिए। याद रखिए, अगर 90 लोग आईएएस क्लियर कर रहे हैं, 90 लोग अगर आईएएस बन रहे हैं, तो 90 तरीके होंगे। देयर इज नो फिक्स फार्मूला, यू हैव टू डिराइव योर ओन फार्मूला। आपको अपना फार्मूला खुद निकालना पड़ेगा कि मैं सिविल सर्विस कैसे क्रैक करूंगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखो। उसमें आप बाकी चीजों की, किताबों की, कोचिंग की, इसकी उसकी मदद ले सकते हो, बट आपकी स्ट्रेटजी आप ही डिराइव कर सकते हो और आप ही क्रैक कर सकते हो यूपीएससी एग्जाम को। ये आप हमेशा मानो। आपको पता होता है कि लैंग्वेज मेरा मजबूत पक्ष है, मैं लैंग्वेज पे प्ले कर सकता हूँ। किसी को पता होता है कि मेरा माइंड मैथमेटिकल माइंड है, मैं मैथमेटिक्स से अच्छा कर सकता हूँ। किसी को पता होता है कि मैं अकाउंटिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ। किसी को पता होता है कि मैं जीएस के पेपर में स्टैटिस्टिक्स पहले करके अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, कि उसको पीछे बाद में करके अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, या उसको छोड़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, या 40 में 40 ले सकता हूँ। उस समय 40 का होता था। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद डिराइव करनी पड़ेगी, आपको अपना तरीका खुद निकालना पड़ेगा। उस रास्ते पे आप चलते जाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से सक्सेस हो पाओगे, ये मेरा कहना है। यूपीएससी एग्जाम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कुछ चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में बहुत ही सधे हुए लोग बैठे हैं। कोई भी यूपीएससी का जो मेंबर है, जो भी थिंक टैंक है, जो भी उनका स्टैटिस्टिकल ब्रांच है, इट्स वेरी स्ट्रांग। उनका अपना हिस्ट्री है, उनका अपना एक लिगेसी है, उसको लोग कैरी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े संजीदा और मजबूत लोग वहां पे काम करते हैं। जो मेंबर्स हैं, दे आर वेरी वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो उनको सब चीज पता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यूपीएससी कोई भी चीज बिना पर्पज के नहीं करती। यूपीएससी कोई भी चीज करती है तो उसका एक पर्पज होता है। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है जो शायद हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, तब भी उस कोर्स को शायद कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस यूपीएससी दे के रखा है। उसको एग्जाम लेता है एक ही दिन में पूरे सब्जेक्ट को। सुबह एक लेगा पेपर, शाम को एक पेपर लेगा, है ना। ये सब कुछ पर्पजफुली होता है, विद पर्पज होता है। विदाउट पर्पज यूपीएससी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी को इंडिया जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक बेस्ट मैनेजर चाहिए। तो उसी हिसाब से वो काम करता है। और एक बेस्ट मैनेजर कैसे तमाम तरह का, आप डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप एक मंत्रालय में सेक्रेटरी हो किसी डिपार्टमेंट के, आपके पास 1000 तरह की प्रॉब्लम आएगी, 1000 तरह के इशू आएंगे। वैसे सिचुएशन में आप कैसे चीजों को एक साथ ले पाते हो, उनको कैसे टेकल करते हो, उनमें कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाते हो, अपनी समय और ऊर्जा, अपनी टाइम और एनर्जी को कैसे इन्वेस्ट करके प्रायोरिटी फिक्स करके चीजों को आप हैंडल करते हो, ये चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी करनी है, वही चीज आपको यूपीएससी में भी करनी है। इसका एक पर्पज है कि इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से बड़ा सिलेबस, उसको एक ही दिन में याद, मतलब सारा चीज को एग्जाम लेता है। ये सब बहुत ही पर्पज के साथ होता है। तो हमको इस चीज को हमको समझना है और इस हिसाब से हमको चलना है कि इतने बड़े सिलेबस में, इतने बड़े चीजों में हम कैसे एग्जाम के लास्ट 3 आवर्स में कैसे परफॉर्म कर सके। ये पूरा गेम, ये जो गेम है, ये पूरा 3 घंटे के गेम है। ठीक है, 3 घंटा जो लास्ट है आपका, वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो आप पूरी यूपीएससी की जब भी तैयारी करें तो आपके दिमाग में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं 3 घंटे में कैसे बेटर परफॉर्म करूंगा। आपका लास्ट एम वही है। उसमें अगर आप नहीं कर सकते तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आज क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़े हैं, कौन से कोचिंग का नोट्स पढ़े हैं, कौन से वर्कशॉप में गए हैं, किसको आपने सुना है, किसको नहीं सुना है, आप टीवी देखते हैं, नहीं देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई मायने नहीं रखता। केवल एक चीज मायने रखता है कि 3 घंटा में आप जो कुछ भी किए हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। पूरा का पूरा ये खेल इसी चीज का है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने एक अटेम्प्ट ग्रेजुएशन के साथ दिया था,
मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, सेकंड अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ग्रेजुएशन के साथ एक अटेम्प्ट दे दिया था, उसमें मेरे लिटरेचर सेकंड पेपर में 195 आए। मैं बेसिकली मैथ्स स्टूडेंट रहा हूँ, बट उस दौर को समझते हुए मैं डर के पीछे हट गया और शायद मैं अपने आप को पहचान लिया कि मैं लैंग्वेज पे अच्छा प्ले कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लिटरेचर वगैरह उठा लिया, ठीक है, मैथ्स वैस छोड़ के। जबकि मैं मैथ्स का 70-80% सिलेबस फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किया था। यूपीएससी में जब 10+2 पास हुआ 2000 में, उसके बाद 2000 में 10+2 पास होने के बाद मैं फर्स्ट ईयर करते हुए अराउंड 70 से 80% मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था कि मुझे मैथ्स से सिविल सर्विस देनी है। लेकिन 2000 के बाद जो गाज गिरी थी, तो उसको शायद मैं उस नेगेटिव डायरेक्शन में सोचा और मैं शायद सही समझा और मैंने तुरंत सब्जेक्ट वगैरह छोड़ के लिटरेचर वगैरह लिया था, ठीक है। तो 195 मेरा सेकेंड पेपर में स्कोर था 20 मार्क्स का छोड़ने के बाद। 20 मार्क्स का मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद 195 का मेरा स्कोर था। इट वॉज वेरी गुड स्कोर, वंडरफुल स्कोर। बड़े बड़े दिग्गज थे, जेएनयू के, डीयू के, बहुत सारे लोग रहते हैं जो 55 साल 67 साल से आजमाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को लगे, ठीक है। तो मतलब है ना, तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग 140, 142 ऐसे लोगों के थे जो पीएचडी किए हुए हैं, कबीर पे बुक लिखे हुए हैं, फिर मतलब कबीर पे बुक लिखे हैं और कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है लाइक हिंदू और ऐसे जगहों में, ठीक है। इस तरह के लोगों के 140, 142, 135 इस तरह की स्कोर थे। मतलब 20 मार्क्स के छोड़ने के बाद 195 था। तो मुझे इतने इस तरह के जितने लोग थे, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, तो उस तरह के लोग बड़े ही हिकारत भरी नजरों से मेरे को देखते थे, है ना, कि ऐसे टाइप से ट्रीट करते थे, अरे तुम्हारा तो तुक्के से आ गया था टाइप का, है ना। एवरीबडी ट्रीट्स माई लाइक दैट, है ना, कि इसका तो तुक्के से आ गया था, ऐसे गलती से आ गया है, ठीक है। मैं भी चुप रहता था, मुझे क्या लेना देना, मेरा स्कोर आ रहा है, तुम पढ़ो लिखो जो करना है करो, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब सा माहौल होता था जब हम लोग आमने सामने हो जाते थे। तो ऐसा चलता रहा 4-5 महीने तक। नेक्स्ट अटेम्प्ट का जब हम लोग मेंस लिखने वाले थे, उसके 15-20 दिन पहले एक आदमी आया जो बहुत बड़ा स्कॉलर था, डीयू का, पीएचडी किया हुआ, बुक लिखा हुआ, सारे तरह के एक्सपीरियंस थे उसके पास, कबीर पे बहुत बड़ा एक्सपर्ट था वो, ठीक है। वो आए मेरे पास और बोले यार बाकी सब छोड़, हम तेरे को बहुत वो करते हैं, तू ये बता दे यार स्कोर तेरा कैसे आया था लास्ट में, ठीक है, कि कैसे आया था, ठीक है। उसका ईगो उस दिन खत्म हो गया था, ठीक है। तो एनीवे, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि स्कोर कैसे आया था। तो मैं उनको यही जवाब दिया था कि उस समय 180, अभी भी 180 मिनट टाइम होते हैं, है ना, 3 घंटे का समय होता है कोई भी पेपर लिखने के लिए, 180 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा देते थे, एवरेज तो 36 का आता है फर्स्ट क्वेश्चन में, या शुरू में थोड़ा सा सोचने विचारने में 40 to 45 मिनट का टाइम हम लोग कंज्यूम करते थे। उसके बाद हार्डली 30-32 मिनट का टाइम बचता था। तो मैं उनको ये बोला कि सर आप कबीर पे कुछ भी किए हैं, कोई भी रिसर्च किए हैं, कोई भी स्कॉलर हैं, कुछ भी हैं, बट कबीर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं भी 30 मिनट लिखूंगा और आप भी 30 मिनट लिखेंगे। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस 30 मिनट के आंसर जो आप लिखेंगे और मैं लिखूंगा, मेरे आसपास भी आप नहीं रहेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे आप आसपास भी नहीं रहेंगे। आप कितने भी बड़े स्कॉलर हो कबीर पे, बट कबीर पे भी मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे पता है कि इन 30-32 मिनट में मैं जो परफॉर्मेंस दूंगा उसके आप आसपास भी नहीं होंगे। दिस इज द क्रक्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू, कि ठीक है, वो 30-32 मिनट जो आप कैसे यूज करते हो, क्या लिखते हो, इसी का खेल है यूपीएससी, ठीक है। इस चीज को आप मान लो, इस चीज को आप समझ लो, इस चीज को आप लेके चलोगे, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। कई लोग होते हैं जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो फेवरेट होता है बट नेचुरल, उसी को पहला लिखता है आदमी, ठीक है, और 1.25 घंटा 1.5 घंटा तक पूरी वृतांत लिखते हैं, है ना, सत्यनारायण कथा, और आखिरी क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट बमुश्किल समय देते हैं, ठीक है, और लगता है कि ठीक ही कर लिया, लास्ट में भी ठीक ठाक लिख लिया 10 मिनट। उसका नुकसान ज्यादा मैं नहीं बोलता, 5 नंबर का तो होगा, एग्रीड, है ना। 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर किसी ने 25 मिनट लिखा है, किसी ने 12-13 मिनट लिखा है, तो 60 में अगर किसी को 30 मिल रहा है तो दूसरे ज्यादा लिखने वाले 35 तो मिल ही जाएगा, एग्रीड। केवल 5 मार्क्स का अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है। और टोटल पेपर इस तरह के कितने होते हैं हमारे पास, है ना, कितने पेपर होते हैं अभी, कितने होते हैं, 7, है ना। चलो 7 पेपरों में अगर मान ले इसे को छोड़ भी दो तो 6 पेपर होते हैं शायद, है ना, 6 पेपर होते हैं। तो अगर 6 into 5 कर दे तो कितना होता है, 30,
है ना, गेम ओवर, गेम फिनिश, ठीक है ना। इसके बाद अब अगर एकदम एक्सेप्शनल आप होंगे तभी कुछ उठापटक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो जनरल क्राउड में होंगे तो गेम ओवर, खत्म, 30 मार्क्स खत्म, ठीक है। यूपीएससी कोई 2000-2500 का एग्जाम है ही नहीं, 2000, 2500 ये सब मार्क्स का एग्जाम है ही नहीं, इतने मार्क्स का एग्जाम वो नहीं है। यूपीएससी हार्डली एग्जाम ऑफ मैक्सिमम 50, 60, 70 मार्क्स, ठीक है। यूपीएससी 50, 60, 70 मार्क्स का एग्जाम है, कंपटीशन का लाइन वहीं पर है, ठीक है। अभी पता नहीं चलता हम लोगों को, जब हम जाएंगे मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, तब एहसास होने लगेगा कि मैं 10 नंबर से रह गया, अरे मैं तो 4 ही नंबर से रह गया, ठीक है, मैं तो 2 नंबर से रह गया। फिर आप इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तब आप रियलाइज करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन में क्या हो गया। देन यू विल रियलाइज कि 2 नंबर के वजह से किसी को रेवेन्यू सर्विस मिल गया और 2 नंबर कम की वजह से किसी को मतलब बी ग्रेड सर्विस भी नहीं मिल रहा है। इट हैपन्स, इट इज फैक्ट, है ना, ये फैक्ट है पूरी तरह से। तो ऐसा होगा, फिर किसी को 1 नंबर की वजह से होम कैडर मिल गया और किसी को मणिपुर कैडर मिल गया, ठीक है। तो ये मतलब अभी हम लोगों को रियलाइज नहीं करते, जब तैयारी करते रहते हैं तो लगता है यार कहीं तो सिलेक्शन हो, कुछ तो हो, है ना। बहुत बार ऐसे लगता है शुरू अटेम्प्ट देते रहते हैं तो, बट ऐसा नहीं है। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन की खुशी 3 दिन रहेगी, उसके बाद पोस्ट की चिंता सताने लगेगी आपको, ठीक है। और जैसे पोस्ट मिल जाएगा आईएएस, तो वो खुशी भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेगी, फिर कैडर की चिंता सताने लगेगी आपको, ठीक है। अगर होम कैडर भी मिल गया तो फिर आप जो 5-7 लोग एक कैडर में जाए रहते हैं ना, उसमें 5 में से मैं कौन नंबर पे हूँ वो देखने लगते हैं लोग, ठीक है। तो इट हैपन्स। और कैडर तक, सर्विस तक, कैडर तक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए किसी भी चीज को, छोटी से छोटी चीज को आप यूपीएससी में कभी भी कैजुअल मत लें, कभी भी कैजुअल मत लें। 2 नंबर आपको कितना बड़ा पेन दे सकती है उसको आप बाद में रियलाइज करते हो, उसको आप पहले तैयारी के दौरान या एग्जाम लिखते समय आप नहीं रियलाइज करते हो। 2-4 नंबर आपको कुछ नहीं लगता है, बट आप एक एक नंबर कैसे जुटाओगे, एक एक बूंद कैसे जुटाओगे, इसका खेल है यूपीएससी। इसलिए कोई भी चीज को आप ऐसे फालतू तरीके से लेके खत्म नहीं करना है, बहुत सीरियसली लो हर चीज को। एक एक नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसके बारे में सोचो। कुछ चीजें और मैं बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी, एक मैंने बोल दिया कि मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करना चाहता है आपका। यूपीएससी मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करने के हिसाब से इतने बड़े सिलेबस का मैनेजमेंट कराने की कोशिश करती है। इसी तरह से जो आजकल इतने सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, मैं भी पेपर देखा था कुछ तो इतने सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, इसका मतलब यही है कि वो मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई देता है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दे रहा है, फिर 30 मार्क्स का भी आता होगा, 60 का भी आता होगा। आजकल शायद 60 देते भी नहीं, बट जितने भी, तो आप हमेशा याद रखना कि छोटे क्वेश्चन है मतलब आपके नॉलेज के एक्सटेंशन को टेस्ट करना चाह रहा है, और बड़ा क्वेश्चन है तो डेप्थ को टेस्ट करना चाह रहा है। तो जब भी आप बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो डेप्थ का बहुत ध्यान रखें। ज्यादा लिखना है जहां पे, वहां पे डेप्थ जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। छोटे चीजों में जस्ट टच करते हुए निकल जाएंगे, समय बचाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ताकि बड़े चीजों में आप ज्यादा समय और एनर्जी लगा करके ज्यादा स्कोर कर सकें। तो इस चीज को आप लोग समझें, छोटी चीजों में जस्ट एक्सटेंशन को देखना चाहता है, विस्तार को देखना चाहता है आपके नॉलेज के, और बड़ी चीजों में जो ज्यादा लिखवाता है वहां पे डेप्थ को देखना चाहता है, आपके ज्ञान की गहराई को परखना चाहता है यूपीएससी। इस चीज में क्लैरिटी रखें। दूसरा, जीएस सब्जेक्ट लेने का एक अलग पर्पज है, सब्जेक्ट को लिखवाने का एक अलग पर्पज है, एसे लिखवाने का एक बहुत ही अलग पर्पज है, इंटरव्यू लेने का एक अलग पर्पज है। आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को यूपीएससी टेस्ट करना चाहता है, प्रीलिम्स के थ्रू आपके मैनेजमेंट को देखना चाहता है, आप क्विक तरीके से कैसे डिसाइड कर सकते हो इसको देखना चाहता है, मेंस में आपके गहराई को समझना चाहता है, इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व को डायरेक्ट देखना चाहता है, ठीक है। ऐसे पेपर है, जैसे ऐसे के बारे में मैं बोलता हूं, ऐसे के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कंप्लीट आपको फ्रीडम देता है। यूपीएससी जहां भी आपको फ्रीडम दे वहां पे आपके एनालिटिकल पावर को, आपके डेप्थ को, ये सब को देखना चाहता है यूपीएससी। आप जरूर ये समझ कर चलें, ये मान कर चलें। क्यों? ऐसे में आप देखिए कितने चॉइस होते हैं, 4 में से 1 है, 4 में से 1 लिखना होता है, 2 आता है, 2 मतलब 4 में से 1, 4 में से 1 ऐसे रहता होगा ना।
मतलब ऊपर में वैसे रहता है। अभी लास्ट ईयर ही एक्सपेरिमेंट किया यूपीएससी ने, तो खैर एनीवे, तो 4 में से 1 लिखना होता है, ठीक है। इतनी आजादी यूपीएससी में और कहीं मिलती है क्या? इतना लिबरल यूपीएससी और कहीं पर है क्या? नहीं है, ठीक है। वर्ड कितने वर्ड का लिखना होता है? इसे लिखा रहता है आजकल, लिखा रहता है, लिखा रहता है आजकल, पहले नहीं लिखा रहता था, अब लिखा रहता है। खैर पहले नहीं लिखता था, मैं उस हिसाब से बात कर रहा था, ठीक है। तो कोई वर्ड लिमिट भी नहीं देता था यूपीएससी, पहले तो 6 चॉइस देता था हमारे जमाने में, ठीक है, 6 चॉइस देता था, कोई वर्ड लिमिट नहीं लिखता था, ठीक है। और आपको पूरा पेपर लिखवा रहा है, 2 ऐसे भी, अभी 2 ही तो लिखवा रहा है, पहले 1 ही लिखवाता था। तो इतना लिबर्टी देने का, इतना आपको लिबर्टी देने का एक ही मतलब है कि आप अपने आप को एकदम डेप्थ तक निकालते जाओ, और आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना खुलकर लिखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी सामने आएगी ही आएगी। वहां से आपको पता चलेगा कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने सकारात्मक हो, कितने कंस्ट्रक्टिव हो, कितने रचनात्मक हो। ये सारी चीजें वहीं से यूपीएससी निकालेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप, ऐसे पेपर को कभी भी अपना पर्सनैलिटी का टेस्ट मानकर दो। उनको एक ब्यूरोक्रेट में किस तरह की क्वालिटीज चाहिए, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में किस तरह के ट्रेट्स होने चाहिए, वो सारे लक्षण आप में देखना चाहेगा। वो सारे लक्षण आपके एसे में, आपके आंसर्स में, हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखते हुए लिखें। कभी भी कोई भी प्रैक्टिस करें यूपीएससी के बारे में, तो ये आपका फिर फिलॉसफी होना चाहिए कि आप पेशेंस में अच्छा कर सकते हो, आप नेगेटिव चीजों से नहीं घबराते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप कम्युनिकेटिव हो, आप अपनी बातों को विथ लॉजिक, तर्क के साथ रख सकते हो। जब हम लोग कोर्ट में आदेश पारित करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, कलेक्टर इज अ कोर्ट आल्सो इन इंडिया, यू नो, है ना, तो उसमें हम लोग जब आदेश पारित करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज होता है स्पीकिंग ऑर्डर, है ना। स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स फुल ऑफ लॉजिक्स, है ना, फुल ऑफ लॉजिक्स। तो कोई भी बात करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे लॉजिक्स होने चाहिए उसके पीछे, ये चीज रखें। दूसरा, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, है ना। हर साइड का, हर आइडियोलॉजी का पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट्स को लेते हुए, उसके कमियों को भी बताते हुए, उसका एक कंक्लूजन देते हुए, हर तरफ की चीजों को बहुत ही लॉजिकल वे में एनालाइज करो। ये चीजें होनी चाहिए। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर से सारी क्वालिटीज अपेक्षित हैं, ये उम्मीद की जाती हैं। इसलिए ये सारी चीजें, ये सारे गुण आपके आंसर में, आपकी बातों में हर जगह दिखना चाहिए, हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये चीज आप मान के चलो। जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रेट हैं वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। आप बहुत जगह बहुत लिबरल तरीके से आंसर में बात कर सकते हो, कोई थॉट प्रोसेस वाला आंसर कर रहे हो, स्पेशली ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें बहुत ही मतलब आपका एक पक्ष दिखना चाहिए। कहीं पे आप लिबरल हो, कहीं पे स्ट्रांग हो। अब जब किसी बहुत ही मजबूत बात को, बहुत ही क्लियर बात को बोलना चाह रहे हो, जिसके लिए आपके दिलो दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है, तब आप बिल्कुल दादागिरी के साथ अपनी बात को रखो। इस तरह का आंसर आप करने की आदत रखो। जो चीज कहीं पे आपको लगता है कि हाँ ये बात पार्शियली ट्रू है, तो उसको उसी लैंग्वेज में, उसी दृष्टिकोण के साथ लिखो। आंसर पढ़ते हुए एग्जामिनर को ऐसे लगना चाहिए कि मैं किसी आदमी से बात कर रहा हूं, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आमने सामने हम 2 लोग बात कर रहे हैं, और वो अपनी बात को मेरे साथ रख रहा है, अपनी सोच को मेरे साथ रख रहा है, और कितना आप उसको कन्विंस कर पाते हो, इस चीज पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। ऐसे के लिए बोला जाता था कि ऐसे में आप 150 नंबर, पहले 200 का होता था, 150 तक आते थे, 150 अराउंड आते थे नंबर। आई स्कोर दिस मच, है ना, ठीक है। तो मतलब 150 के लिए यही बोला जाता है कि, मतलब ऐसे में जैसे बोला जाता था कि 150 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब एग्जामिनर आया, चाय पीना स्टार्ट किया और अचानक आपका पेपर उठा लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और चाय की दूसरी चुस्की लेना भूल जाए, और पूरा पेपर पढ़ने के बाद रियलाइज करे अरे मैं तो चाय पी रहा था, तब 150 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये बोला जाता है। तो ये आप तभी मतलब आप इंश्योर कर सकते हो जब उसके साथ बहुत कम्युनिकेटिव रहोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बातचीत कर रहा है टाइप का लगना चाहिए उसको। आपका एक्सप्रेशन, आपका राइटिंग स्किल इस तरह का होना चाहिए कि बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही नेचुरल वे में आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो। जहाँ पे आप
अपनी बातों पे पार्शियली सहमत हो खुद ही, वहाँ पे बड़े लिबरल वे में रख रहे हो, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी गिना रहे हो, जहाँ पे आप बहुत श्योर हो वहाँ पे बहुत ही दादागिरी से बात कर रहे हो, इस तरह से उसको लगना चाहिए, इस तरह का फीलिंग आना चाहिए, चाहे मेंस का कोई आपका पेपर पढ़े या एसे का कोई पेपर पढ़े। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलो, तब आपको स्कोर होगा, आपके मार्क्स आएंगे। दो तीन चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अनसॉल्व्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चीज आप लोग जानते ही होंगे, समझते ही होंगे, ठीक है। मैं ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अनसॉल्व्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए कि यूपीएससी ने किस पोर्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। यार आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 2006 में पूछा था कि 7 में, बट आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको पीछे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक में आपके दिमाग में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप जरूर याद ध्यान रखना। इसके लिए जो हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस उस समय हमारे ग्रुप में जितने लड़के सब करते थे वो था कि हम लोग सोने से पहले आधा घंटा पौन घंटा अनसॉल्व्ड को पकड़े रहते थे, ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ तो कोई चीज याद हो नहीं सकता वो, तो आप डेली रूटीन में लाओ। अनसॉल्व्ड पेपर रखे रहना चाहिए आपकी टेबल में, जिस टेबल में पढ़ते हो, तो डेली अनसॉल्व्ड पेपर देखो, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, अनसॉल्व्ड पेपर देखो, बार बार देखो, ठीक है। याद होना चाहिए आपको क्वेश्चन। उससे न केवल आप समझ पाओगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बल्कि टॉपिक को पढ़ते वक्त एक लाइन भी कोई लगेगा ना कि उसको किस तरह से यूज कर सकते हो, आप उस तरह से यूज करने लगोगे उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अनसॉल्व्ड को हमेशा आप लोग लेकर चलें। एक चीज। दूसरा चीज मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही खराब होता है ना। आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, कितना टाइम रहता है क्या। उसमें 150 क्वेश्चंस होते थे, उसमें जीएस में 120 क्वेश्चंस होते थे सब्जेक्ट में, तो काफ़ी लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब होता था। तो उसमें एक छोटा सा डाउट आता था कि पहले हम लोग टिक करें कि मतलब पहले आंसर को बनाते चले जाएं, फिर या डायरेक्ट मतलब जो सीट होती है वो एमआर सीट जो होती है उसमें करते चले जाएं। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च से और काफ़ी कुछ करके एक कंक्लूजन निकाला था, वो मैं आप लोग शेयर करना चाहूँगा। हम लोग ये सोचते थे कि जैसे 150 क्वेश्चन है तो फर्स्ट राउंड लेते थे, तो उस समय हम वो एमआर सीट को नहीं खोलते थे, एमआर सीट रख देते थे और उसमें सीधा टिक 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 करते चले जाते थे, ठीक है। और जिस आंसर में नहीं है उसको टच नहीं करते थे। और एक राउंड करने के बाद फिर वो एमआर सीट को लेते थे और उसमें सारा फिर फिल कर देते थे एक साथ 5-10 मिनट में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हर बार अगर ओएमआर सीट में आप फिल करने लगोगे तो टाइम मुझे लगता है बहुत खराब होता है और थोड़ा सा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें पहले एक राउंड में माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, पहला राउंड जब करते हैं हम आधा एक घंटा तक, तो उस समय सीधा टिक 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 करते हुए जा सकते हैं और फिर ओएमआर सीट में भर सकते हैं। फिर जो सेकेंड राउंड हम लोग लेते थे, इस ट्रेंड में नुकसान क्या, कई बार लोग टिक ही करते रह जाते हैं, उधर ठीक से नहीं भर पाते और लास्ट में जब भरते हैं तो फिर 12 का 13 में 13, 14 में 14 का 15 में, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमको हंसी आएगी अभी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बट आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, आप उसको मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिर अच्छे से देखते हुए मार्क शीट को भर देते थे। फर्स्ट राउंड की कमाई असली कमाई होती है, बाद में तो भगवान भरोसा है, ठीक है। तो पहला राउंड ही असली होता है ना। तो इसलिए पहले राउंड में मतलब जो आया उसको अच्छे से एमआर सीट में कर दिए भाई, अपना जो कमाई था वो तिजोरी में रख दिया अब, ठीक है। अब जब सेकंड राउंड लेते थे तब क्वेश्चन पेपर को भी साथ में रखते थे, एमआर सीट को भी साथ में रखते थे और उस समय जो डिसाइड करते थे उसको फिर एंट्री उसी समय करते चले जाते थे कि लास्ट में फिर एंट्री करने का जो रिस्क रहता था वो ना रहे, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा चीज करते थे हम लोग, 4-5 लड़के थे हम लोग ये करते थे कि जैसे एग्जाम हॉल में हम लोग जैसे गए, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है। तो जैसे आंसर शीट खोला सब्जेक्ट वगैरह का या एसे वगैरह का, तो उसमें सबसे पहले हम लास्ट पेज खोलते थे और वहां पे क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही रफ वर्क लिख देते थे, ठीक है।
और उसको क्रॉस कर देते थे उसी समय, क्योंकि बाद में क्रॉस करना कई बार भूल जाते हैं, है ना, ये रफ वर्क लिखना कई बार भूल जाते हैं, तो इसलिए पहले ही रफ वर्क लिखते थे ऊपर में और क्रॉस कर देते थे पहले ही पेज को। अब फिर सबसे पहले पेपर आया तो डिसाइड करते थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, वो तुरंत डिसाइड कर लो, और उसके बाद जो भी आंसर्स होते हैं ना, उनके ना कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं, है ना, मतलब आप जब तैयारी का एक लेवल अचीव कर लोगे तो बहुत सारे कोर पॉइंट्स होते हैं, तो उन कोर पॉइंट्स को 10-15 शब्द, केवल वर्ड, है ना, 10-15 वर्ड मैक्सिमम एक आंसर के लिए, वो सब लिख देते थे, ठीक है। ऐसे जितने बड़े बड़े जो होते हैं उसमें स्पेशली, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस हो उसमें स्पेशली, या ऐसे में ऐसे आप करोगे ही करोगे, ठीक है, तो इस तरह से कर देते थे। फिर जब आंसर लिखने लगते थे तो इसको बीच बीच में देखते रहते थे, जैसे कॉपी कर रहा हूं टाइप से, है ना, जैसे कॉपी कर रहा हूं टाइप से, क्योंकि इसका फायदा कई सारा होता है। इसका फायदा एक ये होता है कि आप मतलब सीक्वेंस बना रहता है, कोई पॉइंट छूटता नहीं है, ठीक है। आप जब खुद से लिखना चले, बहुत सारे पॉइंट क्या है पहले आपको याद आते रहेंगे, जब आप आंसर लिखने लग जाएंगे तो याद आना बंद हो जाता है। सिंपल ह्यूमन माइंड है हम सबका, ठीक है, तो इसलिए याद आना बंद हो जाता है, उसका कई बार बहुत नुकसान होता है। कई बार हम आंसर लिखते जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं, फिर पीछे का एक बहुत बड़ा पॉइंट याद आता है ना, फिर उसको जबरन कुछ ना कुछ करके, है ना, जबरदस्ती की एंट्री करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर बिखरने लगता है ना, टाइम खराब होता है, आंसर बिखरता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो इस हिसाब से ये स्ट्रेटजी काफी कारगर होती है, कोई पॉइंट मिस नहीं होता और मैनेज्ड आंसर लिखाता है। इसी तरह से एसे के पेपर में भी हम लोग इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते थे। वैसे एसे में हम लोग था कि एक बार खाका बना लेते थे, फिर लिखते थे, फिर थोड़ा ब्रेक लेते थे, फिर लिखते थे, फिर थोड़ा ब्रेक लेते थे, फिर लिखते थे, इस तरह का करते थे एसे के पेपर में। तो ये चीज भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, अब एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की मैं बात करना चाहूंगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं भी अभी वही नकल कर रहा हूं, है ना, मेरे पास कुछ पीपीपी वगैरह आज बनाया नहीं था मैं, तो सुबह उठ के मैंने किस किस पॉइंट पे बात करूंगा ये मैंने एंट्री कर ली अपने फोन में, ठीक है, और उसी को नकल कर रहा हूँ, लाइक योर आंसर राइटिंग ना, जो मैं बता रहा हूँ, एंड इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। अदरवाइज मैं यहाँ क्लास से निकलूंगा, फिर मुझे याद आएगा अरे यार वो पॉइंट भूल गया, मुझे बताना था, ठीक है, तो इट हैपन्स। तो एक सिंपल ह्यूमन ब्रेन को कैसे आप सहेज करके एग्जाम हॉल में कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसको बड़े सलीके से, संजीदगी से आप जब काम करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ये हमेशा आप याद रखो, सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही ह्यूमन ब्रेन है, हम सबका ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, सबकी लिमिटेशंस हैं, इस चीज को हमको समझना है और उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो है प्रेशर हैंडलिंग, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी शायद सबसे जरूरी चीज है कि कैसे प्रेशर को मैनेज किया जाए, और वही यूपीएससी कैंडिडेट के लिए भी सबसे जरूरी है, ठीक है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए। एक हम लोग जब तैयारी करते थे तो एक हमारे साथ थे, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, XYZ कुछ भी लगा लो, नमन लगा लो नाम, ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ये सब में तो उनसे इंटेलिजेंट लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट थे, है ना। वो मतलब मेंस दे रहे थे हम सब लोग, ठीक है, वो भी मेंस दे रहे थे। तो मुझे याद है जब प्री देते थे, प्री की को थोड़ी बात बता दूं उनकी, जब हम लोग प्री देते थे तो जैसे सीरिया में कुछ क्वेश्चन आया कि, है ना, कुछ भी क्वेश्चन आया सीरिया से लेकर, अब उसमें 4 पॉइंट है ABCD, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहते थे, कोई हिंदू थोड़ा मोड़ा पढ़ा एक पेपर से या कोई मैगजीन से थोड़ा मोड़ा, उसके आधार पे हमने चलो B आंसर है करके आ गए, फिर आके देख रहे हैं हमारा आंसर सही हो गया, खुश हो रहे हैं ना, थोड़ा था आइडिया पे लगाए आंसर, खुश हो गए, है ना, वैसा खुश हो रहे हैं। फिर उनको धीरे से उनके साथ बैठ के कई बार बात करते थे, उसी समय उसी दिन बात कर रहे हैं कि आपने क्या लगाया है इसका, इतना नॉलेज वाला आदमी है, तो बोले हमने C लगाया है टाइप का, तो आप डर गए कि अब तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर वो बोले कि फिर खुद ही एक्सप्लेन करने लगते थे कि नहीं एक्चुअली सीरिया में 1930 में हुआ था, फिर 40 में एक वहाँ का एक रूलर आया, उसने प्रोविज़न किया था, उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत व्यापक विरोध हुआ, सारे किसान सड़कों पे उतर आए थे और दूसरे देश ने उसको सपोर्ट किया था, फिर 60s में जाके ऐसा हो गया तो ये हुआ, फिर वो पूरा हिस्ट्री बता देंगे, और उस हिसाब से आप लोगों का जो C आंसर वही ठीक है ना, C ही होना चाहिए, लेकिन हमने B लगा दिया है, ठीक है। तो इट हैपन्स विथ मेनी पीपल की नॉलेज होता है, जानकारी होती है, बट जब सही टाइम आता है तो उल्टा पुल्टा कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर।
ये कोई नॉर्मल, ये कोई ऐसा जस्ट हो जाने वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए और इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने आप को हैंडल करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। आप इजी माइंड से लेकर चलेंगे, इजी वे में डील करेंगे एग्जाम को, तो आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। जब आप प्रेशराइज हो जाएंगे, है ना, ओवर प्रेशर महसूस करेंगे, है ना, तो आपका पेशेंस खोने लगेगा, धैर्य खोने लगेगा और आप गलतियां करेंगे, तरह तरह की गलतियां करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं, ये यूपीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं का मैं एग्जांपल दूंगा मिस्टर नमन का, कि मेंस की जब हम लोग तैयारी करते थे, अब अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 20-25 डेज की बात बता रहा हूं मैं। लास्ट 20-25 डेज में उनको हम लोग देख ही नहीं पाते थे, वो दिखते ही नहीं थे। हमारे बगल में ही रूम है बट वो दिखते ही नहीं थे। हमको लगा कि यार बड़ा जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, इस बार टॉप 10 में आना ही है इनको तो। ठीक है, इस तरह से बात करते थे। मुझे याद है मेंस स्टार्ट होने से 2 दिन पहले रात को 2:30 बजे ऐसे टहल रहे थे गैलरी पे। ठीक है, तो फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने पूछा कि और सर कैसे तैयारी चल रही है, आप तो जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, 20-25 दिन से दिख ही नहीं रहे हैं, आप तो चाय वाय पीना भी नहीं जा रहे हैं, कोई ब्रेड ऑमलेट भी खाने नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही पढ़ाई में ही लीन हो गए हैं। धीरे से फिर वो बोले, आए मेरे पास, बोले हम क्या बताएं, पिछले 20-25 दिनों से हम ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। अच्छे से तैयारी करते रहते हैं, लास्ट 20-25 दिन में उनको इतना प्रेशर में आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, आपका व्यक्तित्व बिखर जाता है, आप अपने आप को कंसोलिडेटेड नहीं रख पाते हैं। ऐसे स्थिति में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यूपीएससी का एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आप कितने भी बॉन्ड हों, कितने भी ब्रिलियंट हों, आप नहीं कर पाएंगे। तो इस समय को, ऐसे सिचुएशन को अपने आप को कूल, काम, कंपोज्ड रखना सबसे जरूरी है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप बेहतर करेंगे। इस तरह के तनाव और इस तरह का प्रेशर क्रिएट होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे दिमाग में रहता है कि इतना सारा सिलेबस है। जब हम मान लो एग्जाम से 6 महीना पहले कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म पढ़ रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उस समय हमको लगता है कि सोशलिज्म के हम मास्टर हैं, हम तो बॉन्ड हैं इसके, इस तरह से लगते रहता है। लेकिन जब एग्जाम क्लोज आता है, मेंस क्लोज आता है, तो सोशलिज्म का एज भी याद दिया रहा है, लगता है ना। कई सारे लोग जब ऑटो में बैठ के जाते रहते हैं मेंस लिखने के लिए, तो कई आंखें डबडबाई हुई, किसी के आंख से एक आध आंसू निकलता हुआ, इस तरह के लोग दिखते हैं। मैं बोला यार एक ऐसे दोस्त था हमारा, वो ऐसे आंसू निकल रहा था, वो मैं बोला उसको यार हो क्या गया तेरे को, ऐसे आंसू निकालेगा तो मेंस क्या लिखेगा। तो बोलता है यार कुछ भी याद दिया रहा है। ठीक है, कुछ भी याद दिया रहा है, जो टॉपिक सबसे अच्छे तैयार थे वो भी याद दिया रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोलता है। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और दोनों को याद नहीं आ रहा है, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही सभी को याद दिया रहा होगा, डोंट वरी। ठीक है, दिस इज फैक्ट, है ना। यूपीएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न ऐसे बना के रखा है कि लोगों को याद ना आए, ठीक है ना, ठीक है, लोगों को याद ना आए। बट आपकी अगर तैयारी अच्छी हो, अगर आपकी अच्छी तैयारी हो, तो जब आप लिखने लगेंगे तो आप दूसरे से बेटर आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है, जो भी याद नहीं आने की समस्या है, जो कुछ भी चीजें हैं, इट्स कॉमन फॉर एवरीबडी, है ना। एवरीबडी इज फेसिंग विद सेम ह्यूमन ब्रेन यार, ठीक है, किसी के में चिप नहीं लगा है, ठीक है ना, ठीक है। वो केवल पर्सनैलिटी से डिसाइड होगा। एग्जाम का रिजल्ट आपका व्यक्तित्व निर्धारित करेगा, आपके कौशल नहीं। कौशल आपके लिए उपयोगी है, स्किल इज यूजफुल फॉर दिस एग्जाम, बट पर्सनैलिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जाम। अगर आप में पेशेंस रखने की क्षमता है, इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट मैन, इफ यू आर वर्क बेटर, परफॉर्म बेटर इन अ बैड सिचुएशन, इस तरह के आपके पर्सनैलिटी के अगर एस्पेक्ट हैं, तो यू विल परफॉर्म बेटर। लिखना, पढ़ना, याद करना, ऑल दिस थिंग्स आर स्किल, है ना, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। बट केवल स्किल के बदौलत इस एग्जाम को आप कभी नहीं निकाल सकते। आपकी पर्सनैलिटी आपको डिसाइड करेगी आपका रिजल्ट, ये आप हमेशा याद रखो। इसलिए आप अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी की तरह इक्विप करो, अपने आप को उस तरह से डेवलप करो, तब आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। पेपर में कई बार हम जाते हैं, जैसे ही पेपर आता है, यूपीएससी कई बार बाउंसर मारा रहता है ना, वो 7-8 क्वेश्चन में 1-2 ही पढ़ा हुआ लगता है, बाकी तो कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं लगता है ना, इट हैपन्स। ठीक है, कई लोग उसमें एकदम से कोई किसी को पानी
थोपना पड़ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को बेहोशी हो रहा है, इट हैपेंस विथ मेनी पीपल, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप समझो कि भाई सभी ने पढ़ा है यार, वही नोट्स पढ़ा है, वही किताब पढ़ी है, वही एनसीईआरटी पढ़ी है, अल्टीमेटली सबको उसी के साथ फेस करना है, ठीक है, उसी के साथ फेस करना है। इस हिसाब से आप सोचो और उस हिसाब से आप लिखो जो बेस्ट कर सकते हो गिवन सिचुएशन में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उस वहां पे आप किताब ला के फिर पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ये तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको जो आता है जैसा आता है 3 घंटे में बेटर करना है, इस फिलॉसफी के साथ आप काम करो। प्रेशर में आने का एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है रिजल्ट के प्रति बहुत ज्यादा ओवर फोकस्ड हो जाना भी होता है। कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अपना बैकग्राउंड ऐसा होता है, कई बार अपने व्यक्तिगत परिवेश ऐसा होता है जिसके कारण आप बहुत प्रेशर में आ जाते हो। उस सिचुएशन में भी जिंदगी को आउटकम लाना ही है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। यू हैव टू बी सिंसियर, आपको बहुत गंभीर रहना चाहिए, संजीदा रहना चाहिए अपने करियर के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, लेकिन लाइफ में किसी भी चीज को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसी भी चीज को लास्ट मत मान लो। इसीलिए मुझे लगता है कि बेस्ट फिलॉसफीज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम करिए और फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। कहना बहुत आसान है, लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारे ग्रेट लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई किया है और आज बहुत बड़े बड़े शिखरों पे बैठे हुए हैं। अगर हम टेंशन लेते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट तो कुछ अच्छा हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर हम उसमें टेंशन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट तो कुछ अच्छा हो नहीं जाएगा, केवल और केवल रिजल्ट खराब हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्मेंस के पीछे हमको नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपना काम करूंगा ईमानदारी से, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, इस तरह की धारणा लेकर चलनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में यूपीएससी इज नॉट द लास्ट थिंग, ठीक है। आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो, ये सब कुछ नहीं है। सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी कई सारे लोग, मैं मानता हूं, भारत देश के बोझ हैं, ठीक है। और सिविल सर्विस में आने के बाद भी अगर आपको अच्छा करना है तो चुनौतियां, चैलेंजेस, मेहनत, हार्डवर्क और भी ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखो और लाइफ का कोई एंड नहीं है, ये चीज हमेशा मानकर चलो। इस चीज में, इस एग्जाम में एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं लक फैक्टर कहीं ना कहीं काउंट करता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपको लगेगा कि आई एम पेसिमिस्टिक, मैं निराशावादी बात कर रहा हूं, बट इट्स अ फैक्ट एंड इट्स अ रियलिटी जो मैंने इतना अनुभव किया है, ठीक है। बट इसमें यह माना जाता है कि भाई भाग्य का कितना रोल होता है और परिश्रम का कितना रोल होता है, हमारे अपने एफर्ट्स का क्या रोल है और डेस्टिनी का क्या रोल है, ठीक है। इस बारे में कोई बोलता है 90-10 है, कोई बोलता है 50-50 है, कोई बोलता है 10-90 है, वॉट एवर, ठीक है। बट इसमें मैं मानता हूं कि इंडिया में एक यूथ का ग्रुप है, मान लो 5,000-10,000 लोग हैं। इस ग्रुप में, इस क्लब में आने के लिए यूपीएससी 100% परिश्रम का मामला है, 100% अबाउट हार्ड वर्क। जब तक आप अपनी हड्डी घिसेंगे नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तब तक इस 5-10 हजार लोगों के क्लब में आप नहीं आ पाएंगे। और इस क्लब में पहुंचने के बाद यूपीएससी, मुझे लगता है 100% भाग्य है, ठीक है, डेस्टिनी है, ठीक है। मैं बहुत ही अजीब बात कर रहा हूं, बट मैंने रियलाइज किया है, मैं जो सोचता हूं वो मैं बता रहा हूं आपको। आप असहमत भी हो सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे, आपने खुद रियलाइज किया होगा कि बहुत सारे लड़के रहते हैं जो बहुत डिजर्विंग रहते हैं। मैंने अपने तैयारी के ड्यूरेशन में भी महसूस किया कि कई सारे लड़के बहुत डिजर्विंग रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणों से 5 नंबर, 10 नंबर, एक आध पेपर में एक्सेप्शनली कम मार्क्स आ गए, ऐसे कुछ कुछ होके कई लोगों का नहीं हो पाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं इसके बारे में देना चाहूंगा। 2005 बैच, मेरा जो बैच है उसका टॉपर था मिस्टर एस नागराजन, आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है, एस नागराजन। तो नागराजन वाज रैंक 1 होल्डर और हमारे बैच में सेकेंड रैंक जो था, उन दोनों के बीच में समथिंग अराउंड 58 मार्क्स का डिफरेंस था, रैंक 1 एंड बिटवीन रैंक 2, ठीक है। रैंक 1 और रैंक 2 में एकदम ह्यूज डिफरेंस था मार्क्स, समथिंग अराउंड 58 इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। तो 58 नंबर का शायद उसमें डिफरेंस था रैंक 1 और रैंक 2 में, ठीक है। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ, हमारे एकेडमी में बहुत सारी एग्जाम होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स होता है, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, 9 साल की सर्विस के बाद फेज 3 होता है, फेज 3 भी हम लोगों का हो गया, ठीक है। ये सारे कोर्सेस हमारे हो गए, ठीक है। सब में बिना किसी डाउट के टॉपर नागराजन रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा नागराजन टॉपर रहता है। यू बिलोंग टू तमिलनाडु परहैप्स, हाँ,
यू नो नागराजन, ठीक है। एनीवे, तो ही इज प्रेजेंटली डायरेक्टर आईटी इन तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमेशा वो टॉपर रहता है, हमेशा कोई भी क्विज करा लो, इंटरनेशनल क्विज करा लो, उसको कोई हरा ही नहीं पाता। ही इज सो ब्रिलियंट, ठीक है। बट इतने ब्रिलियंट आदमी का जो ये यूपीएससी में आईएएस बना था, वो यार लास्ट अटेम्प्ट में बना था, ठीक है, इन लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। आप खुद कई बार रियलाइज किए होंगे कि जैसे एक पेपर में आपका 180 आया एक बार, अगले बार दिए तो साला 90 आ गया। इट हैपन्स, मेरे साथ भी हुआ है। अपने पहले अटेम्प्ट में जीएस फर्स्ट में मेरे 185 मार्क्स थे 300 में से। सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मेरे को लगा था पेपर लिखने के बाद, मैं ऐसे ही तैयारी करता था यार, फर्स्ट पेपर में 200 अराउंड स्कोर कर लेंगे, सेकंड पेपर में जो भी लिख के आ जाएंगे 100, 125, 150 नंबर आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सोच के चलते थे, और पहले अटेम्प्ट में 185 आ गया तो दिमाग और भी खराब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सोचते थे, ठीक है। मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया, मैं आईएएस सेलेक्ट हुआ, मैंने जब मार्कशीट देखा तो मेरे मतलब कम से कम 200 एक्सपेक्टेड था इस पेपर में मेरे को, ठीक है। और सेकेंड पेपर में आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 150, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। आई गॉट 90 इन दिस पेपर, ठीक है, एंड आई गॉट 196 इन दिस पेपर, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसे कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है। यूपीएससी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एग्जाम की है, क्योंकि बेंच पूरा सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, इंटरव्यू पूरा सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। इंटरव्यू में भी हुआ है, किसी को एक अटेम्प्ट में 225 मिले, अगले बार उसको 90 मार्क्स मिले, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो ये सब्जेक्टिविटी का जो फैक्टर है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी को बहुत अच्छी संस्था मानते हैं हम लोग, और इसमें किसी तरह के करप्शन के या इस तरह के कोई दाग आज तक नहीं लगे हैं, इसलिए आदमी इस रिजल्ट को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है हो गया, ठीक है, बट ये नहीं लगता कि जानबूझकर किसी ने मेरे साथ किया है गलत इंटेंशन से, इसलिए एक्सेप्ट हो जाता है। नहीं तो शायद हो जाए इस अनसर्टेनिटी के कारण, इस अनिश्चितता के कारण यूपीएससी में आग लग जाए एक आध दिन, ठीक है। इट मे हैपन, ठीक है। कहा भी जाता है ना, यूपीएससी मींस अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, सम पीपल सेज, है ना। तो इस टाइप से कई बार हो जाता है, कई चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं, इसी को मैं भाग्य बोलता हूं, ठीक है। अगर मेरे को 90 में इसमें 200 मार्क्स आते तो मैं टॉप 5 में होता, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। अगर एक आध पेपरों में और ऐसी हो जाता तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता, ठीक है। बाकी पेपरों में कितना भी स्कोर किए रहो, ये मेरे साथ हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मेरे सारे पेपरों में मेरे सेकंड अटेम्प्ट से अच्छे मार्क्स थे, 2-3 पेपरों में ही ऐसे हो गया। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 325। इट वाज माय फर्स्ट सब्जेक्ट, जो प्रिलिमिनरी का सब्जेक्ट था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, तैयारी अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, अच्छे से पेपर किया, लिख के आया, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। आई वाज एक्सपेक्टिंग मिनिमम 325, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अनसर्टेन माना जाता था, इसलिए मैं 325 अराउंड तो आ ही जाएगा ये सोच रहा था। आई गॉट 208, ठीक है, आई गॉट 208, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं प्रीलिम्स देता था, 100 क्वेश्चन करके आता था, कभी भी सोते हुए क्वेश्चन करा लो, 100 कर दूंगा मैं, इस तरह की तैयारी थी मेरी। और एक इसका एग्जाम्पल प्रूफ हुआ कि मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब नहीं थी, वो शायद एकेडमी ने भी प्रूव किया, लबासना ने, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ने। जब फेज 1 में वहाँ एक पेपर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे बैच में होता है, एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट टाइम। तो मैंने बोला भी कि यूपीएससी मेरे 208 आए थे या गोल्ड मेडल आया, ठीक है। तो इट हैपन्स, है ना। तो ये सारी चीजें, कई चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो यू शुड वेट फॉर योर गुड टाइम, ठीक है, यू शुड वेट फॉर योर गुड टाइम। आप वेट करो, अगर सब चीज अच्छा चल रहा है तो, ठीक है। और अगर नहीं भी होता तो हमको कभी भी लाइफ में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यूपीएससी कोई लास्ट चीज नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ठीक है। आपको हमेशा दूसरी चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे भी बैच में बहुत सारे लड़के थे जो हमारे साथ तैयारी करते थे, बहुत अच्छे लड़के थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। कोई कहीं है, कोई कहीं है, बट दे आर डूइंग इक्वली गुड। जो अपने अपने सेक्टर में, कोई बिजनेस में, कोई एजुकेशन में, कोई कहीं पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यूपीएससी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करता है, नॉलेज भी देता है, पेशेंस भी सिखाता है, आत्मज्ञान दे ही देता है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये चीज को रखें, और एग्जाम में कोई भी फेज हो,
आप एक ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश करें, चाहे प्रीलिम्स फेस कर रहे हो, चाहे मेंस फेस कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू फेस कर रहे हो। वो आप स्किल और वो आदत अपने आप के अंदर डेवलप करने का प्रयास करें। जब आप ये चीज़ें डेवलप कर लेंगे तो मेंस भी अच्छा करेंगे, इंटरव्यू भी अच्छा करेंगे, प्रीलिम्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो आप ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं ब्यूरोक्रेसी की, उनको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। उससे रियली जो आंसर चेक करने वाला होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, काफ़ी प्रभावित भी होता है, काफ़ी इम्प्रेस भी होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बस देना चाहूँगा। इंटरव्यू जब भी आप दें, एक दो बस बात मैं इंटरव्यू के लिए बोलूँगा, शायद इट्स टू अर्ली बट आई विल से, है ना। बाकी चीज़ें तो आपको लोगों को बताते ही रहते होंगे, है ना, जीएस कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल अपने ही इंटरव्यू से कोट करना चाहूँगा। ठीक है, एक चीज़ है, मुझे मतलब हर कोई इंटरव्यू में आप हमेशा याद रखें कि साक्षात्कार की कोई भी तैयारी बायोडाटा पे ही बहुत कुछ डिपेंड करती है। आप बायोडाटा की ज़बरदस्त तैयारी करें, ज़बरदस्त, मतलब उससे कितने सारे बायोडाटा की अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत टाइम चाहिए आपको, और लगातार समय आप उसमें लगाएंगे तब बायोडाटा की अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो आप अपनी पृष्ठभूमि का, अपने बायोडाटा का ज़बरदस्त तैयारी करें। उसी में जैसे आप, मेरे पास एक सब्जेक्ट था, मैंने बताया फिलॉसफी, तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो आता ही है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपके बेस्ट फिलोसोफर कौन है, आपका सबसे फेवरेट पोएट कौन है ना, आपका सबसे बेहतर उपन्यास कौन सा लगता है, नॉवेल कौन सा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन क्वेश्चन होती है बायोडाटा से। तो ऐसी एक क्वेश्चन हम लोग तैयार किए थे और मेरे को एग्जाम इंटरव्यू बोर्ड ने भी वही क्वेश्चन पूछ लिया। अब बहुत सारी तैयारी किए रहते हैं तो आप फील करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको भीड़ रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि वो मतलब वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ऐसे कई बार लगने लगता है। ठीक है, तो अच्छी तैयारी हो तो आप फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि आप मतलब आपका फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके फेवरेट फिलोसोफर कौन है मिस्टर चौधरी, ये एक बोर्ड मेंबर ने पूछा। तो मैंने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही फिलॉसफी से इम्प्रेस होता हूँ, हर फिलॉसफी से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लगता है और मुझे कुछ न कुछ पॉइंट से मैं हर फिलॉसफी से इम्प्रेस होता हूँ, अच्छी लगती है मुझे हर चीज़, हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा इम्प्रेस करता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, चारवाक फिलॉसफी में आप क्या इंप्रेशन लेते हैं, क्या अच्छी चीज़ लेते हैं। इट वॉज बट नेचुरल क्वेश्चन। अगर आप ये बोलते हैं, आंसर करते हैं कि मुझे सभी फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है, तो आपके लिए बहुत बट नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि चारवाक में क्या अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, और ऐसे ही मिला जैसे फुल टॉस आया हो, और आखिरी ओवर में एक ही छक्के मारने हो टाइप का, लास्ट क्लूजनर टाइप का स्ट्रोक अपन भी लगा दिए। ठीक है, तो उसने बोला कि चारवाक फिलॉसफी में आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैं प्रिपेयर्ड था और मैंने आंसर दिया कि सर चारवाक फिलॉसफी सेस कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, है ना, ऋण करो और घी पियो। ठीक है, चारवाक फिलॉसफी भी सर ऋण लेकर लीकर पीने की बात नहीं करता है। ठीक है, और ऋण लेकर घी पीने की जो बात है, घी पीने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इंप्रूवमेंट से भी हम जोड़कर देख सकते हैं, मानव संसाधन विकास से भी इसको जोड़कर देख सकते हैं। और ऋण लेकर मानव संसाधन विकास करना कहीं ना कहीं आज हर विकासशील देश, हर डेवलपिंग कंट्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में हर डेवलपिंग कंट्री लोन लेता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो इट वॉज वेरी गुड आंसर, बोर्ड वॉज रियली इम्प्रेस्ड। कई बार चीज़ें वो लोग एक्सप्रेस भी कर डालते हैं, वैसा ही ये हुआ था। इस तरह के 2-4 चीज़ें आपके साथ अच्छा हो जाए इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को अभी भी याद है, ये चीज़ मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, हर जगह मैं शेयर करता हूँ। मेरे को लास्ट क्वेश्चन चोकीला यार मैडम ने पूछा था, अच्छा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने लास्ट में बोला कि मिस्टर चौधरी आपको अगर कलेक्टर बना दिया जाए तो आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो अच्छा इंटरव्यू हुआ हो और लास्ट क्वेश्चन अगर पूछे बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है, कि आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो करके, है ना, तो इट्स समथिंग गुड साइन फॉर यू, है ना कि तो मैं रियली खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा है। ठीक है, मैंने फिर धीरे से उनको जवाब दिया कि मैम हेल्थ और एजुकेशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, किसी एक को चूज़ करने का प्रश्न नहीं उठता है, मैंने ये बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू हैव वेरी लिमिटेड फंड्स, आपके पास बहुत कम पैसे हैं और आपको दोनों में से एक चीज़ को लेना ही पड़ेगा, एक चीज़ को चूज़ करना ही पड़ेगा, हेल्थ या एजुकेशन में से एक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर बोला कि मैम, मैं चुपचाप रहा, फिर धीरे से बोला कि मैम अगर ऐसी स्थिति है तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। ठीक है, तो सी स्माइल, ठीक है,
और थोड़ा सा मेरा फॉर्म वॉर्म देखी और बोलती हैं कि यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़, देन यू टेल। ठीक है, तो फिर मैंने चुप रहा, धीरे से मैंने फिर बोला कि सॉरी मैम, बट किसी आईएएस की होम डिस्ट्रिक्ट में एज कलेक्टर पोस्टिंग होती नहीं है। ठीक है, तो सी लाफ्ड, है ना, मतलब बहुत जोर से हंसी। ठीक है, एंड सी वाज रियली इम्प्रेस्ड, बहुत खुश हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद आप हेल्थ बोलते हो, एजुकेशन बोलते हो, इट डजंट मैटर टू मच। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ आंसर आप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है हर जगह। ठीक है, इसी तरह से मेंस में भी आंसर करते वक्त कुछ ऐसी चीजें आ जाएं तो बहुत कुछ इंप्रेस हो जाता है एग्जामिनर। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, आइदर इट्स अ इंटरव्यू और इट्स अ मेंस एग्जामिनेशन। आपके पास वहां पे कोई कागज कलम लेके नहीं बैठा है इंटरव्यू में कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो उसके हिसाब से टिक कर रहा है, 5-5 नंबर देता जा रहा है। ठीक है ना, और जितने में नहीं बोल रहे हो उसमें कट कर रहा है ना, ऐसा तो कुछ प्रोसेस नहीं है। एक पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इट्स अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें आप जाते हो, आप उनके साथ बैठते हो, बातचीत करते हो। उनमें से कोई सोच के नहीं आया है कि मिस्टर देवेश आएंगे तो हम लोग ना उनको सबसे कठिन वाला इराक वाला सवाल पूछेंगे, है ना, ऐसा कोई सोच कर नहीं बैठा हुआ है। इट्स अ रूटीन एक्टिविटी फॉर देम, उनके लिए तो रोज का काम है यार उनका। वो जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं वैसे वो इंटरव्यू लेने आते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में लेते हैं, सिंपल इंटरेक्शन करते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि आपके अंदर की चीज बाहर निकल सके। कई बार लोग बोलते चले जाते हैं जो बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, उसको भी वो लोग बहुत प्रमोट करते हैं ताकि आपके अंदर की चीज बाहर आ सके। ठीक है, और इस तरह का इंटरव्यू होता है जो कि एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें ओवरऑल आपकी एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। आप उसके बीच में उनके दिमाग में क्या फीलिंग आती है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। इस हिसाब से आप चीज़ों को डील करें, बहुत इजी वे में डील करें, आप पेशेंस रखें, आपके पर्सनैलिटी के जो वेरियस पार्ट्स हैं उसको इम्प्रूव करें। उसका फ़ायदा आपको केवल यूपीएससी की एग्जामिनेशन में ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में भी मिलेगा। ठीक है, तो खैर एनीवे दिस इज फ्रॉम माय साइड, देन वी कैन स्टार्ट इंटरैक्टिव सेशन, है ना, व्हिच इज प्लीज। और किसी कुछ सवाल है? मैंने ऐसे पे तब एक कुछ चीजें लिखी थी। ठीक है, ये मतलब आप कुछ देख सकते हैं। मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से एग्जाम देता था तब, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तब लिखा था। इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास कहीं है बट वो मिल नहीं पा रहा है, तो मैंने इसको भेजा था। तो इसमें से आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों से आजकल मैं असहमत हूँ। इसमें जो लिखी हैं 1-2 बातें होंगी हार्डली, बाकी आप इसको देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आज के कॉन्टेक्स्ट में इररिलेवेंट हो गई होंगी, 5-7-10% चीज़ें, बाकी 90% चीज़ें वही है। यूपीएससी कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं, अपने जो थॉट्स हैं इसको आप देख सकते हैं। और जिस एसे पे मुझे मार्क्स मिले थे, वन ऑफ द बेस्ट, शायद उस साल का हाईएस्ट मार्क्स था एसे पेपर पे, वो ये वाला एसे था जिसको मैंने लगभग एज इट इज लिखा है, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन कल्चर। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वही एसे है, ऑलमोस्ट 95% वही एसे है जो मैं एग्जाम हॉल में लिखा था। मैं एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद उसको घर पे आके लिखा था, वही एसे मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इसमें हर एक व्यक्ति के लिखने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे लिखा जाए या किस तरह की भाषा का प्रयोग करें, है ना। इसमें मैंने डिस्कस भी किया है ऐसे की तैयारी कैसे करें, इस बात का पे लिखते हुए मैंने ये जिक्र किया है कि आप कैसी भाषा का प्रयोग करें। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सिंपल छोटी छोटी लाइनें कम्युनिकेटिव तरह का लैंग्वेज लिखें, कुछ बोलते हैं कि बड़ा लिटरेरी सा स्पेशल लैंग्वेज लिखें टाइप का। ठीक है, तो इसमें आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें या आप वैसी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। ठीक है, और आप किसी की भाषा को जबरदस्ती उहा पोह या कूद फांद मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज को डे बाई डे इम्प्रूव करें। जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका लैंग्वेज भी, आपकी भाषा, आपकी सोच धीरे धीरे परिष्कृत होती जाती है और उसका फ़ायदा आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। लोग ऐसे सवाल करते हैं कि सर मैं अपनी भाषा कैसे सुधारूँ, है ना। देयर इज़ नो क्लास, देयर इज़ नो फार्मूला जिससे आप अपनी लैंग्वेज सुधार सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ फिनोमिना। ये कोई प्रघटना नहीं है, एक प्रक्रिया है।
तो इस प्रक्रिया में आप लगातार जब जुड़े रहेंगे तो आपका लैंग्वेज, आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे इंप्रूव होगा और उसका बेनिफिट आपको मेंस में भी मिलेगा, आपको इंटरव्यू में भी मिलेगा। तो इस तरह की मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे जैसे मैं लिखता था उसमें बड़ा लिटरेरी स्टाइल रहता था, लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट भी था और आई ऑलवेज इंजॉयड सच टाइप ऑफ राइटिंग्स। तो इस तरह से मैं करता था। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, आपका अपना स्टाइल हो सकता है, आप अखबारी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई एनालिटिकल वे में ऐसे लिख सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है, ठीक है। बट एक तरीका ये भी है जिसमें अच्छा मार्क्स मिला था, इसलिए मैंने शेयर किया है। बट जरूरी नहीं कि आप उसी वे को फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी He's saying he, as you are from Chhattisgarh, जी। so he is also from Chhattisgarh. So he is asking कि do the Chhattisgarh government provide any guidance for interview? As there is one institute, Sardar Patel Institute of Public Administration in Gujarat. ओके। So is there any institute in Chhattisgarh? जो इंटरव्यू की तैयारी कराए, Yeah. यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट के डायरेक्ट वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के प्रोग्राम आप पूछ रहे हैं ना? He's asking, yeah. About government साइड, गवर्नमेंट से डायरेक्टली छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है, मैं ये बताना चाहूँगा। और लेकिन जो ओबीसीज, एसटी/एससीज के लिए एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम करता है, युवा करके एक यूथ हॉस्टल करके है द्वारिका में, यहीं दिल्ली में, जिस पे रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आवासीय सुविधा सरकार की ओर से प्रोवाइड की जाती है उस पे सेलेक्ट होने पर, ठीक है। और ट्राइबल डिपार्टमेंट के थ्रू उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है और इसमें एसटी, एससी या ओबीसी के ग्रुप के लोग होते हैं जिनकी सर्टेन इनकम ग्रुप से होते हैं, मतलब इनकम भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको आवासीय सुविधा, रेसिडेंशियल फैसिलिटी द्वारिका में दी जाती है और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही उनको जोड़ा गया है। शायद विजन से लिंक है या नहीं, आई डोंट नो, शायद बाजीराम से लिंक है, श्री राम से लिंक है, तो उनसे लिंक किया जाता है। तो उसके बारे में और डिटेल वो ले सकती हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट से और उस हिसाब से आप कर सकती हैं, ठीक है। बट छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक पाथ IAS एकेडमी चलता है, ऐसे भिलाई में 1-2 इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, जो कि बिलासपुर में कई इंस्टीट्यूशंस चलते हैं जो कि इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कराते हैं। इसी तरह से इंटरव्यू तैयारी वगैरह, इंटरव्यू तो नहीं होता बट मेंस, प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी भिलाई में लक्ष्य नाम का एक संस्थान है, जो कि लक्ष्य नाम का संस्थान है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से संचालित होता है और लक्ष्य के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कराई जाती है। उसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट वगैरह भी जाकर मदद करते हैं। Thank you, sir. प्लीज सर जी। सर आपने 2005 में निकाला था IAS जी। उसमें सर छत्तीसगढ़ में मतलब IAS की कोई उस तरीके से नॉलेज नहीं थी सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी तैयारी करने की? यार मैं बता दूं, मैं 10+2 तक, है ना, एक 1500 के पॉपुलेशन वाले गांव में पढ़ाई किया हूँ, ठीक है। हाँ, यू नो भाई, कहाँ से हो यार तुम? धमतरी, नंदेली जो बायंग के पास है। अच्छा, ओके। खैर एनीवे, मैं बायंग नाम का एक गांव है, वहाँ पे रह के 10+2 तक का एजुकेशन लिया था, ठीक है। 10+2 पढ़ते हुए ही मैंने अपना एम फिक्स कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है। एक्चुअली आई लॉस्ट माय फादर इन एज ऑफ 8 ईयर्स। जब मैं 8 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था एंड ही वाज अ टीचर, ठीक है। तो उनके मतलब GPF वगैरह के लिए, मम्मी के पेंशन वगैरह के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ता था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है, जो पहला मेरा अनुभव था प्रशासन के साथ। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि BO क्या होता है, DO क्या होता है, SDM क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, इन एज ऑफ 9-10 ईयर्स, ठीक है। तभी से मुझे लगता था कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ होता है, दमदार चीज़ होता है ना, जिसके पास जाने पे काम वाम होता है, ना जाओ तो लोग लात मार के घुमाते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप का दिमाग में कहीं ना कहीं फीलिंग था और मेरे को लगता था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। तो एक एग्जाम देकर, पढ़ाई करके अगर किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा बना जा सकता है